आज का पॉडकास्ट रहमान डकैत पे होने वाला है, धुरंधर पे होने वाला है। तो मैं थैंक यू कि तुमने मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाया। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन धुरंधर के लिए, धुरंधर की सक्सेस के लिए। खुशी इसलिए भी होती है कि एक ऐसी फिल्म है जिसने एक बहुत अलग तरह का नैरेटिव दिया हुआ है। सर सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं लगा मूवी देख के कि ये वन मैन शो चल रही है। एक तरह से देखा जाए तो आदित्य धर ने ये एक बिल्कुल कहने की नई परिभाषा फिल्म की गढ़ी है। अच्छा सर, आपका धुरंधर मूवी में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ जब सेट पे जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि जो बड़े वेल नोन एक्टर्स हैं लाइक अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, इनके साथ हम काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और जो हमने ऋतिक सर का जो ट्वीट पढ़ा, ऋतिक रोशन का भी एक स्टेटमेंट आया था जो मैंने पढ़ा भी है ना, तो वो कि भाई इसकी पॉलिटिक्स से मैं असहमत हूँ। पाकिस्तान को तो एक्सपोज किया है, हमें हमारा जो अंदर जो कमियां थी उसको एक्सपोज किया। खासतौर से इस फील्ड में काम करते हैं उनकी एक स्ट्रैटेजी भी होती है कि जब भी कोई अच्छा काम आएगा तो हम उसको कंडेम कैसे करें। सर सेट की बात हो ही गई है, तो धुरंधर का कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस आपका? तो रात के समय करीब ये 10 साढ़े 10 की बात होगी, रणवीर सिंह के साथ एक सीन है मेरा, वो कर रहा था, उसमें बड़ी एनर्जी लग रही थी, बहुत ताकत लग रही थी। आज का पॉडकास्ट रहमान डकैत पे होने वाला है, धुरंधर पे होने वाला है। आज के पॉडकास्ट के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं हमारे धुरंधर के दी मास्टरमाइंड मिस्टर संजय मेहता सर। तो हम उनका स्वागत करते हैं दी मास्टरमाइंड शो पे। तो आइए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ कुणाल, और तुम्हें थैंक यू कि तुमने मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाया। सर धन्यवाद तो आपको, क्योंकि मैंने इतनी जल्दी नहीं सोचा था कि जब धुरंधर देख रहा था, एक धुरंधर के कास्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्टर के साथ पॉडकास्ट करूँगा। ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है लाइफ का कि इतनी जल्दी मैं इतनी बड़ी एक्टर के साथ कर रहा हूँ पॉडकास्ट। तो धन्यवाद सर पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच कुणाल। पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन धुरंधर के लिए, धुरंधर की सक्सेस के लिए। धुरंधर इतना अच्छा वर्क कर रही है बॉक्स ऑफिस पे, अभी छुट्टी आए अभी तो और बॉक्स ऑफिस पे अच्छी रन करेगी धुरंधर। तो सर कैसी फीलिंग है, आप कैसा लग रहा है? क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब इतनी सक्सेस मिलती है मूवी को, कॉल्स आते हैं, डीएम्स आते हैं, बहुत लोग काम की तारीफ करते हैं, बहुत अलग लेवल की फीलिंग होती है। निश्चित तौर पर जिस भी फिल्म में हम काम करते हैं या जो भी हम काम करते हैं, और वो फिल्म जब बहुत आगे जाती है, और अभी लगभग जो मेरे ख्याल से जो आज जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो 1150 करोड़ से ऊपर हो चुका है, तो खुशी भी होती है, बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसा कमा रही है फिल्म, हम सिर्फ इकोनॉमी के कारण उसकी बात नहीं कर रहे हैं। खुशी इसलिए भी होती है कि एक ऐसी फिल्म है जिसने एक बहुत अलग तरह का नैरेटिव दिया हुआ है। क्योंकि धुरंधर अब लगभग सभी लोग देख चुके हैं, और आपने भी देखी है, जैसा कि आपने बताया कि एक बड़े अलग धरातल पर ही चलती है फिल्म। ख़ास तौर से जब हम अपने देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो अभी तक हमारे यहाँ जो फिल्म का जो पूरा एक लुब्बो लुभाव था कि या तो लव स्टोरी ज़्यादा थी, या दूसरी तरह की कुछ सोशल फिल्में हैं, या जो कॉमेडी है उस तरह की फिल्में हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आदित्य धर ने ये एक बिल्कुल कहने की नई परिभाषा फिल्म की गढ़ी है धुरंधर के माध्यम से। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि विषय वस्तु तो है उसकी, और विषय वस्तु ऐसी है कि जो बहुत ही सच्चाई के करीब भी है, सच्चाई को भी इनकॉर्पोरेट किया गया उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका जैसे क्राफ्ट जो रचा है उस फिल्म मेकर ने, जो 3 घंटे 30 मिनट होने के बाद भी दर्शकों को उठने नहीं देता, ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। और आदित्य धर की चूँकि एक पहले भी फिल्म आ चुकी थी, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन उससे शायद लोग आदित्य धर को शायद उतना नहीं जानते थे, या उतना उसको फेम भी नहीं मिला था। पर धुरंधर में आकर उसने साबित कर दिया है कि वो एक नए तरह के सिनेमा की बात कर रहा है बॉलीवुड में। तो एक तरह से बॉलीवुड की उसने परिभाषा को बदल दिया है, रेवोल्यूशन लाया। बिल्कुल, बॉलीवुड को फिर से सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह की फिल्म बनाएं और उसका क्राफ्ट क्या हो। और मुझे तो इस बात की इससे भी लगता है कि एक अच्छी फिल्म में काम किया है मैंने, जो बहुत सारे मैसेजेस देती है, जो रियलिटी को भी बताती है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा था,
वो पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ जो लोग साजिश कर रहे थे उस साजिश को एक्सपोज करती है, और सिर्फ एक्सपोज नहीं करती, वो ये भी बताती है कि किस क्रूएलिटी के साथ वो लोग सोच रहे थे, क्या भारत के बारे में उनकी क्या सोच है, किस तरह से प्लानिंग कर रहे थे, पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा था और हथियार कहाँ से आ रहे थे। इन सारी चीज़ों को वो फिल्म एक्सपोज करती है। अवेयरनेस भी है, तो अवेयरनेस भी है उसमें कहीं ना कहीं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, और इसलिए मुझे लगता है कि इकोनॉमी तो हर फिल्म की होती ही है और उस पर भी विचार करना पड़ता है, पर लेकिन इकोनॉमी कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कोई कंपनी नहीं तय करती। दरअसल उसकी इकोनॉमी उसकी जनता तय करती है, और जनता ने बता दिया है कि ये फिल्म नंबर 1 है। सबसे बड़ी बात सर, मूवी की लेंथ हमने बात करी, 3 घंटे 35 मिनट है, 3.5 घंटे की मूवी। और आज के टाइम पे लोगों का टाइम स्पैम बहुत कम हो गया रील्स के कारण, सेकंड और कुछ मिनटों का रह गया, वो इतनी देर में बोर हो जाते हैं। बट इतनी देर मूवी में 1 मिनट का 1 सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कि यार बोर हो रहा है, अच्छी नहीं लग रही। पूरे टाइम मूवी ने बांध के रखा। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एज अ डायरेक्टर, एक्टर, कि इतने टाइम तक लोगों को बांध रहा, जैसा क्राफ्ट लाना और उस पर इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देना। दरअसल एक दिक्कत हो गई हमारे साथ कि हम अपने आप को ये मानने लगे हैं कि हम जनता के मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जब हम ये बात कहते हैं कि जनता यही देख सकती है, इतनी ही रील देखती है, जनता का देखने का मादा ख़त्म हो चुका है ना, जनता इससे ज़्यादा ड्यूरेशन में देख नहीं सकती, जनता ऐसा नहीं देख सकती, जनता वैसा नहीं देख सकती, तो इसका मतलब है कि हम जनता के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानने लग गए। दरअसल हम जानने नहीं लग गए, हम कमज़ोर हो गए हैं। हमने धारणाएं बना ली, बिल्कुल धारणाएं बना ली है, और कहीं ना कहीं हम अपनी कमज़ोरी को छिपा रहे हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी फिल्म मेकर का, क्योंकि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, तो मुझे मालूम है कि मुझे क्या दिखाना है, मेरा विज़न क्या है, मेरा विज़न क्या है, मेरी दृष्टि क्या है, मुझे क्या दिखाना है। तो मैं तय करता हूँ कि ये कैसा दिखाया जाएगा, है ना, और कितनी देर का होगा, कैसे मैं इसको दिखाऊंगा। और उसके लिए आपके पास वो ताकत होना चाहिए, वो दृष्टि होना चाहिए कि वो वैसा का वैसा आप प्रस्तुत कर सकें। तो इसलिए क्या होता है कि जब लोगों के पास ये सब नहीं होता, तो वो जो बनी बनाई धारणाएं हैं पहले बहाने से, हैं, बहाने भी कह लें, वो हैं, उसको सहारा लेने लगते हैं। अरे जनता को तो बड़ा कॉमेडी 1-1.5 घंटे 2 घंटे में दिखा दो और काम खत्म, ये फ्लेवर ला दो, थोड़ा रीमेक कर दो। तो इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी जो एक बड़ी जिम्मेदारी है बतौर फिल्म मेकर, बतौर थिएटर प्रैक्टिशनर, आप उससे कहीं ना कहीं बच रहे हैं। आदित्य धर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली यहाँ पर, आदित्य धर ने अपनी जिम्मेदारी ली है और उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है, और इसी कारण से वो फिल्म बहुत अच्छी बन पड़ी। सर सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं लगा मूवी देख के कि ये 1 मैन शो चल रही है। और सर एक ये भी बात है कि हम दूसरी स्पाई मूवीज़ देखते हैं, उसमें रोमांस दिखा रहे हैं, कहीं लार्जर देन लाइफ दिखा रहे हैं, लगता ही नहीं कि रॉ एजेंट है, बट इसमें सच्चाई बताइए। और कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ मतलब इन शॉर्ट बोलेंगे फेंक रहे हैं, पूरी रियलिटी दिखाइए, और सच्चाई के साथ फिर जो सिनेमेटिक, हम जो एंटरटेनमेंट का बोलते हैं, वो फ्लेवर भी दिया है। नहीं देखिए, हमारे यहाँ मतलब फिल्म में कई चीज़ें बहुत काल्पनिक होती हैं, होनी भी चाहिए, पर क्या होता है कि हर चीज़ ही काल्पनिक हो जाए। हमने कहा कि हर चीज़ को हम ग्लैमराइज करने लग गए हैं, हम सत्य से भागने लग गए हैं। इसके पहले भी जैसे बहुत सारी जो फिल्में आई हैं, जो फिज़ा है या कश्मीर है, कश्मीर फाइल है ना, कश्मीर मिशन, कश्मीर फाइल नहीं, कश्मीर मिशन एक पहले बहुत फिल्म आई थी, और एक माचिस फिल्म थी। तो इस तरह की फिल्म में भी हमने अब उसमें क्या किया, हमने आतंकवादी को ग्लोरीफाई किया है ना, कि आतंकवादी ऐसे बन गया, उसका बड़ा शोषण हो गया, उसका वो बताया कि मजबूरी थी। हाँ, मजबूरी हो गया। तो वहाँ भी तो वैसे भी तो लोग कर रहे थे ना। इस फिल्म में वो सब नहीं किया गया। इसमें जो फिल्म में जो चीज़ है वो है, जो आतंकवादी है तो वो आतंकवादी है, और वो कैसे काम कर रहा है वो भी पूरा का पूरा बना है। तो इस तरह की रियलिटी के ये बहुत करीब है फिल्म। इसलिए जो रणवीर सिंह का भी कैरेक्टर है इसमें, तो इसलिए उन्होंने उसको बहुत ग्लैमराइज नहीं किया, क्योंकि जो साधारणतः जो कहते भी ना कि एक रॉ का एजेंट होगा या NIA का एजेंट होगा, तो वैसे बताते हुए हेलीकॉप्टर से फलाना करके थोड़ी जाएगा भाई, वो कहीं ना कहीं छिपता छिपाता जाएगा, अपनी आइडेंटिटी को छिपाता। तो उस रियलिटी को भी पकड़ा है, क्योंकि वो उसको उस तरह से नहीं करना चाहते थे, इसलिए फिल्म को बहुत रियलिटी के करीब रखना चाहते थे, तो इसलिए उस फैंटेसी को उन्होंने अवॉइड किया है। ऑडियंस को भी सबसे अच्छा यही लगा है
एग्जैक्टली क्योंकि जब आप उसके बहुत करीब रहेंगे, क्योंकि आप कि जहाँ आप ये बताओ आप कि जहाँ पर आप मुंबई में जो 26/11 का अटैक हुआ उसकी बात कर रहे हैं, या पार्लियामेंट अटैक की बात कर रहे हैं, ताजमहल होटल में कैसी अटैक हुआ, कितने लोग मारे गए, है ना। फिर जो नोट का कागज़ था, वो जहाँ से पाकिस्तान कागज़ खरीद रहा था वहीं से इंडिया कागज़ खरीद रहा था। तो जब ऐसी सच्चाई आप जब सामने लाओगे तो कोई फैंटेसी की तरह फिल्म थोड़ी बनाओगे, रोमांस करा के थोड़ी उसको लाओगे। तो ये एक तरह की बहुत, मैंने कहा ना, रियलिटी की एक अलग तरह की फिल्म, अलग तरह का फॉर्मेट क्रिएट किया है। जो सभी जो फिल्म का जो एक जनरल परसेप्शन था कि फिल्म ऐसी होगी, दर्शकों को दिखाने के लिए हम बड़ा वो करेंगे, वो इस तरह से जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्में हुआ करती ना एक ज़माने में, आपने देखा होगा कि जेम्स बॉन्ड कब क्या होता, कार आ गई, कार पानी में तैरने लग गई, है ना। तो उससे बड़ा क्यूरियोसिटी होती है, लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वो रियलिटी से बहुत दूर हो जाती है कि वैसे संभव ही नहीं है। कैसे संभव होगा? एक कैप्सूल निकाला, खा लिया, तो पता लगा आपने को आप कोई चीज़ें असर ही नहीं कर रही, जहर। तो ये सब चीज़ें क्या है कि उसका कोई अर्थ नहीं है, और आदित्य धर ने ये सब नहीं किया। और फिर लगता भी नहीं, जब आप जैसे बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी, हम नाम नहीं ले रहे, तो लगता है यार इस समझ में आ जाता है कि कॉपी करी है, बहुत सारे शॉट्स आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात कि ऐसा नहीं लगा मूवी में कि एक वन मैन शो चल रही है, दूसरी मूवी चलती, हर एक एक्टर ने अपना 100% दिया है इसमें। देखिए, ये कोई किसी हीरो की फिल्म नहीं है, पहले ही आप समझ लीजिए कि ये पूरी कथा है कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत के खिलाफ साजिश की, और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उसकी बात को जब ये फिल्म कह रही है, तो ये सब इस फिल्म में होगा ही नहीं। तो इसलिए अब ये देखें ना, खास बात कि ये पूरी फिल्म पाकिस्तान में है, ठीक है, और इंडिया में नहीं है फिल्म ये। और इसमें चरित्र भी जो देखेंगे तो वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। सिर्फ हमको ये पता लगता है कि रणवीर सिंह जो है वो एक भारत का आदमी है, एक स्पाई है जो वहाँ पर घुसा हुआ है, लेकिन वो भी वहाँ के एक कैरेक्टर के रूप में है जो पाकिस्तान का ही है, अंडरवर्ल्ड का है। तो ये नहीं तो अब इस पे देखेंगे ना कि पार्लियामेंट अटैक, या उस पे अपना 26/11 ताज होटल पे जो मुंबई अटैक हुआ था, उस पर और भी फिल्में बनी हैं, लेकिन वो फिल्में सिमट कर रह गई। वो इसलिए सिमट गई कि ताज होटल के आसपास इर्द गिर्द ही रह गई, और ताज होटल में जो फंसे हुए लोगों की जो आयरनी थी, या उनका जो दुख था, उनका जो संतरास था, कितने लोग मारे गए, उस पे आ गई। पर इस फिल्म में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो ब्रुटैलिटी है, जो नृशंसता है उनके आतंकवादियों की, उस पर इसने प्रहार किया है कहीं ना कहीं। तो इसलिए बहुत अलग किस्म की फिल्म है, जिसके आपको बहुत साधारणतः आप इसको नहीं आंक सकते। इसको आपको इसलिए कई लोग जो बार बार देखने जा रहे हैं ना, कि जो एक बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं उनका नाम जिक्र नहीं करूँगा, वो फिल्म देख के आए, वो बोले कि मैं तीसरी बार फिल्म देख कर निकल रहा हूँ। तो लोग बार बार देख रहे हैं। अब जब कोई चीज़ जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं ना, तो हम ये मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक जो कला की अवधारणा है कि कला कभी भी एक बार देख के आप उससे बोर नहीं होते, इसलिए वो कलात्मक हो जाती है। जब आप 2 बार 3 बार देखने लगते, दिलों में बच जाती है, वो अपने आप एक कलात्मक पक्ष की ओर भी चली जाती है। यही मैं दूसरी पॉडकास्ट में भी बात करी है कि मूवीज़ आजकल हिट तो होती है, पैसे कमा लेती है, बट जैसे होती थी ना पुरानी मूवीज़ की यादगार बनती थी, लोगों के दिलों में बस जाती थी। वो धुरंधर ने किया कि ऑडियंस को सच में अच्छी लगी है। 2 शो के बाद तुरंत भी बहुत सारे लोग गए, 1 शो देखा, दूसरा शो फिर चलेगा देखने। नहीं, ये पहली बार हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ, वो बात रिपीट कर रहा हूँ, तो लोगों को भी लगेगा कि रिपीट, लेकिन रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि पहली बार आपके सामने वो सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं जो नहीं आती थी। एक, लेकिन अब कई लोग कहेंगे कि ये तो प्रोपेगेंडा, सच्चाई सामने से आप लेके आ जाओगे तो क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या होती है फिल्म मेकर के सामने, जो सच्च घटनाएं होती है उसको रिक्रिएट करना सबसे कठिन काम होता है, और उससे वो इंटरेस्ट बनाए रखना सबसे कठिन काम होता है, जो आदित्य धर ने कर डाला है। और आप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ आप गलती से भी गलत नहीं दिखाते। बिल्कुल, तो वो आदित्य धर ने इसमें वो क्रिएट करके दिया है, क्योंकि भाई अब आप 26/11 हो चुका है, पार्लियामेंट अटैक हो चुका है, नोटों की बात जो थी वो जनता में रिवील नहीं थी। वो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम थी, लेकिन अब फिल्म देख कर आते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, ये प्लेट जो थी वो हमारे यहाँ से दी गई थी, अच्छा ये जो कागज़ वो बन रहा था जहाँ से ख़रीदा जा रहा था जिस कंपनी से, वहीं से पाकिस्तान भी खरीद रहा था। ये जो चीज़ें हैं ये जनता के डोमेन में जा रही हैं,
तो एक सवाल भी खड़ा कर रहा है। और मुझे लगता है फिल्म का भी ये काम होता है, किसी भी क्रिएटिव फील्ड का ये काम होता है कि जैसे पत्रकारिता भी, तो पत्रकारिता का क्या काम है कि जो सच्चाई जो सामने वो लाए, लेकिन पत्रकारिता का अपना फॉर्मेट है, ठीक है। हम लोग थिएटर में जो होते हैं तो क्या हम करप्शन के खिलाफ नाटक नहीं करते क्या? करते हैं, और अलग तरह से करते हैं। तो सबके फॉर्मेट अलग होते, कहने का तरीका अलग होता है। तो वैसे ही पहली बार किसी फिल्म ने उन सच्चाइयों को सामने लाया है जो छिपी हुई थी। और उन सच्चाइयों को सामने लाने में बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि देखिए किसी भी फिल्म की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इसका भी अच्छा खासा बजट है? लगभग 200 करोड़ के ऊपर है, 300 के आसपास है, 250। तो क्या आदित्य धर को ये डर नहीं लग रहा होगा कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो क्या होगा, कि मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ ये जनता को पसंद आएगी? ये एक रिस्क लेना होता है, ये रिस्क आदित्य धर ने लिया है, जो नहीं ले रहे हैं आजकल के डायरेक्टर, जो आजकल नहीं ले रहे हैं। आदित्य धर ने ये रिस्क लिया कि नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ, अब ये पहले तो ये खत्म ही हो चुका कि मैं कहना चाहता हूँ। भाई ये अहंकार की बात नहीं है, दरअसल मैं अपनी दृष्टि से जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो मैं ही दिखाऊंगा ना। आप उसकी आलोचना समालोचना बाद में करें, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप तक पहुँचे। तो आदित्य धर ने वो रिस्क लिया, और कहाँ पर लिया? बहुत कमर्शियल उसमें, कि जहाँ पर अगर पैसा डूब गया तो फिर आप क्या करोगे हमें पता नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना कि घर भी बिक जाते हैं लोगों के। तो आदित्य धर ने वो रिस्क लिया कि 280 करोड़ के आसपास लगा कर कि ऐसी फिल्म जिसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरा विजन है कुछ है। अब उसके पीछे उसने कोई जो आजकल फिल्म बनाने की एक बड़ा फॉर्मेट हो गया ना, कि 4 हिट सॉन्ग ले लो, अच्छे एक कॉमेडी सीन हो जाएगा, लव सीक्वेंसेस हो जाएगी, फाइट हो जाएगी, बहुत बढ़िया। उस सब के जो पूरा जो एक स्ट्रक्चर था, जो परसेप्शन था, बिजनेस मॉडल था, सबको धराशायी कर दिया। कि बोले ये जो हम कहना चाह रहे हैं, दरअसल आप में वो ताकत होनी चाहिए, आप में वो शक्ति होनी चाहिए कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो आप कहें, और उसको फिर जनता पे छोड़ दें। तो जनता ने उसको स्वीकारा है, और आज आप देख रहे हैं कि वो 1200 करोड़ क्रॉस करने की तरफ बढ़ रही है। इन शॉर्ट हम बोलें, धुरंधर एक मूवी है, हमें ऐसा नहीं लगा कि धुरंधर एक बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कृणाल, क्योंकि बिजनेस मॉडल में मैंने अभी बताया ना कि डायरेक्टर रिस्क नहीं लेता है। एक तो पहले वो बजट का ध्यान रखता है कि क्या करना है, और उसमें फिर देखता है कि क्या क्या चीज़ें डाली जा सकती हैं, क्या कैसे प्रॉफिट होगा, गाने कौन से डालें, क्या लें, मसाला क्या डालें इसमें जिसमें चल जाए। लेकिन इसमें ऐसा कोई मसाला था ही नहीं ना। अब आप देख लो कौन सा मसाला है, कुछ नहीं। मसाले के नाम पर आपको कुछ भी नहीं मिलना है, आपको इसमें सच्चाई ही मिलनी है। मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो बहुत जगह कुनैन की गोलियां मिलेंगी आपको। तो आप जिसको कहते हैं ना, आप बता के, कड़वी सच्चाई बता के भी आप पैसा कमा रहे हैं, तो ये आपका कमाल है। सैल्यूट, आदित्य धर को सैल्यूट है इस बात के लिए। सर ये आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी सक्सेस के साथ हमारी भी सक्सेस है, क्योंकि मध्य प्रदेश, एक भोपाल के बहुत बड़े एक्टर ने धुरंधर में इतना अच्छा काम किया। तो सर थोड़ा बताइए, आपको ये रोल मिला कैसे? ये मुंबई में एक मशहूर फिल्म कास्टिंग कंपनी है, MCC, मुकेश छाबड़ा की। तो उनकी कई फिल्मों में मैं काम कर चुका हूँ, और उन्होंने बहुत बार मुझे कास्ट करते हैं। और एक फिल्म थी ओमेरटा, हंसल मेहता की, जिसमें राजकुमार राव था, उसमें भी मैंने काम किया था। उसमें अजहर मसूद का कैरेक्टर किया था मैंने। और उसके अलावा भी एक बीच में फिल्म की थी, वो धुरंधर की कास्टिंग भी उनकी ही कंपनी ने की, और उनका फ़ोन आया कि संजय जी आपको एक रोल करना है, इस तरह का है, तो आप बात कर लीजिएगा। तो वो बातचीत हुई और रोल मिल गया, क्योंकि उनके साथ बहुत फिल्में कर चुका, मतलब 3-4 फिल्में तो हो ही गई मेरी। अभी भी जो इसके बाद भी एक फिल्म कर रहा हूँ वो भी मुकेश छाबड़ा की है। तो वो जब भी ऐसा कोई रोल आता है और अच्छा रोल होता है, अच्छा कैरेक्टर होता है, तो मुकेश छाबड़ा जी मुझे हमेशा याद करते हैं। तो ये इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो ढूंढ के मुझे पकड़ के बुला लेते हैं, और ये रोल उन्हीं की वजह से मुझे मिला था। सर आप रोल के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं? जब भी स्क्रिप्ट आए, डायलॉग से बहुत बार देखा ना कि जो भी एक्टर होते हैं कि वो 1-2 दिन अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लेते हैं, पूरे रोल में अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, चूंकि मैं लगभग 40 साल से तो मैं थिएटर करता ही रहा हूँ, और रंगमंडल भारत वन में एज एन एक्टर 17 साल काम किया, तो रेपेट्री थी हमारी। तो उसमें लगभग हमने 70-80 प्ले किए होंगे, नाटक किए होंगे, जिसमें जो उनके लगभग 100 शो के आसपास हुए हैं। किसी का 100 हुआ, किसी का 50 हुए, किसी के 70 हुए। तो वो
इतना अभिनय करते 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 कहते हैं ना कि आदमी यूज टू हो जाता है। और बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स भी किए, ऐसा नहीं कि एक ही कैरेक्टर, एक ही चरित्र, और बहुत सारी शैलियों में, बहुत सारे फॉर्मेट अलग अलग होते हैं सब। कहीं रियलिस्टिक एक्टिंग है, कहीं स्टाइलाइजेशन है, कहीं आपको गाना भी गाना है। तो थिएटर में हम लोग करते रहे हैं, वो 40 साल का अनुभव है। तो ऐसा मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ कि जैसे वो आपको बोलते हैं कि हमको बहुत कोई प्रिपरेशन करना पड़ता। बस ये होता है कि कैरेक्टर की एक आउटलाइन क्या है वो पता करनी पड़ती है। तो वो आउटलाइन, चूँकि टेक्स्ट जो होता है वो खुद ही बता देता है अपने आप। क्योंकि जब हम अब्दुल भटोवी का जो कैरेक्टर है जो मुझे मिला, तो वो पता लग गया कि वो 26/11 का मास्टरमाइंड था और उसकी प्लानिंग पूरी उसी ने की थी, और वो मदरसे भी चलाता है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड एक पता होता है, और उससे चूँकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और उसके हिसाब से हम करना शुरू कर देते। तो वो दरअसल जब भी हम कोई संवाद बोलते हैं तो वो जो संवाद होता है उसमें ही कैसे बोला जाएगा ये बात छिपी होती है, और जो घटनाक्रम होता है वो भी उसमें बहुत मदद करता है। तो उस कैरेक्टर को पकड़ने में आसानी हो जाती है हमें। तो ऐसे मुझे कभी कोई बहुत सारे चरित्र किए हैं, जो कि मैंने धड़क 2 में काम किया तो अलग तरह का कैरेक्टर था, कॉमिक था वो, बाप हाँ, का, मैंने देखा। हाँ, नकली बाप का कैरेक्टर था। फिल्मिस्तान में किया तो आतंकवादी का कैरेक्टर था, तो वो बड़ी अलग फिल्म थी। बात आज में दूसरे तरह का था। और उमेरटा में एक आतंकवादी अजहर मसूद अजहर का ही कैरेक्टर था। तो ड्राई डे में किया है, बहुत अलग तरह का। सौरभ शुक्ला की फिल्म है अमेज़ॉन प्राइम पे, तो उसमें अलग तरह का बाप का कैरेक्टर है। तो जो मजाहिया भी है और घरे में ही पड़े लोग रहते हैं, तो वो आप स्क्रिप्ट आती है तब उसमें हम लोग जाने लगते हैं। इसलिए कोई अलग से प्रिपरेशन बहुत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो थोड़ा सा जो नए जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, बहुत हम्बली में कहना चाहता हूँ कि बहुत बार जब कुछ बहुत अलग तरह का आएगा कि जो हमने अपने जीवन में किया ही नहीं, तब फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो प्रभु की कृपा से ऐसा कुछ सोचना बहुत ज़्यादा पड़ता नहीं है। सर, एक बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक बात बहुत बुरी लगती है मुझे, जब भी कुछ नया आता है, कोई बहुत अच्छी हिट आती है, एक नए कॉन्सेप्ट पे आती है, तो उसको एक जैसे मतलब बोलते हैं ना लेफ्ट विंग राइट विंग, तो उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं। जैसे धुरंधर के साथ भी ट्राई किया कि इसमें वायलेंस बहुत है, एंटी मुस्लिम है। मुझे तो नहीं लगा कहीं से मुस्लिम उसको डिफेम करा, और सबसे बड़ी बात बोलते कि एंटी पाकिस्तान कह दिया। एंटी पाकिस्तान, आप पाकिस्तान का फेवर कर रहे हो जिसने इतना बुरा करा हमारे साथ। और धुरंधर में सच्चाई बताइए, पाकिस्तान को तो एक्सपोज किया है, हमें हमारा जो अंदर जो कमियां थी उसको एक्सपोज किया। खैर उससे धुरंधर को कोई फ़र्क पड़ा नहीं, उल्टा और उनकी अच्छी पॉजिटिव पीआर हुई, और अच्छा हुआ धुरंधर के साथ। बट एज एन एक्टर, एज अ टीम, बुरा लगता है कि अब आप हम इतना अच्छा कुछ ला रहे हैं और बट आप ऐसा बोल रहे हो। नहीं, ये देखिए क्या है, लोगों की जो खास तौर से इस फील्ड में काम करते हैं उनकी एक स्ट्रैटेजी भी होती है कि जब भी कोई अच्छा काम आएगा तो हम उसको कंडेम कैसे करें। मतलब इसमें जैसे ऋतिक रोशन का भी एक स्टेटमेंट आया था, हाँ, जो मैंने पढ़ा ट्वीट भी किया था, है ना, तो वो कि भाई इसकी पॉलिटिक्स से मैं असहमत हूँ। तो देखिए कोई भी फिल्म हो, चाहे नाटक हो या कोई भी कविता भी, तो ऐसा नहीं होता कि कविता सिर्फ प्रेम प्रेम पे ही लिखी जाती है। कविता में भी कई बार पॉलिटिक्स को बताया जाता है, फिल्म में भी पॉलिटिक्स आती है। लेकिन सवाल ये है कि सही को सही कहना क्या पॉलिटिक्स है या प्रोपेगेंडा है क्या? ये इस बात पर ध्यान देना होगा। तो जो उन्होंने कहा था कि भाई, तो अब मान लीजिए जो जिस नृशंसता के साथ 26/11 का अटैक हुआ मुंबई पर, और उसमें किस तरह के रिएक्शन वहाँ बैठे लोगों के पाकिस्तान में थे, वो दिखाना कहाँ की पॉलिटिक्स हो गई भाई? है वो दिखाना कहाँ का प्रोपेगेंडा हो गया? एंटी पाकिस्तानी बोलना, और एंटी पाकिस्तान को सवाल नहीं। तो क्या आप पाकिस्तान के सपोर्टर हो तो क्या जो एंटी पाकिस्तान इतना बुरा कर रहे हैं हमारे साथ, उसमें मतलब पाकिस्तान का क्या सपोर्ट करोगे आप? क्या वही तो संभव ही नहीं है। आप भारतीय हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो आपको भारत की, अपने देश की, अपनी मिट्टी की बात करनी पड़ेगी। और इसमें हिंदू मुस्लिम मुझे कहीं नहीं लगा, हिंदू मुस्लिम कहीं है ही नहीं, क्योंकि वो एक देश की बात है। वो एक देश की बात है कि वो पाकिस्तान में बैठकर, क्योंकि उसमें देखिए आईएसआई का एक बड़ा अफसर भी है जिसका कैरेक्टर अर्जुन रामपाल ने किया है। फिर उसमें एक मदरसे का वो भी है जो अब्दुल भटोवी का कैरेक्टर है, वो वहाँ भी है और हथियार सप्लाई भी कराना चाहता है, आतंकवादियों से हमले भी करवाता है ना। फिर रहमान डकैत भी है उसमें। तो वो सब लोग मिलकर, तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार भी तो शामिल है ना उनकी।
गवर्नमेंट तो उसको दिखाना क्या गलत है क्या? एक्सपोज कर रहे हैं हम। वो एक्सपोज कर रहे हैं हम, तो Awareness उस पर अगर कोई जो बोलता है तो वो खुद अपने आप को एलिनेट करता है। वो खुद सोचे कि वो किसकी तरफदारी कर रहा है, और तरफदारी आप गलत, या जैसे अभी कई लोग होते हैं ना कि जो कहते हैं कि भाई हमें अमन चाहिए, जंग नहीं। इसमें बोल रहे हैं हम। हाँ, लेकिन अब आपके ऊपर मान लीजिए मुंबई अटैक हो गया, 26/11 हो गया, जो अजदर की पहली फिल्म थी उरी सर्जिकल स्ट्राइक, आप पर अटैक हो गया, तो आप अटैक नहीं करोगे, तो भैया अमन चाहिए। अब ये जो नैरेटिव चलाते हैं अमन इसका क्या मतलब है फिर इसका? अमन उनसे बोले कि जो समझते हैं अमन को। हाँ, तो ये नैरेटिव नहीं चल सकता। और हमारे देश में अगर आप रह के अगर आर्मी के खिलाफ बोलोगे या देश के खिलाफ बोलोगे, तो फिर आप कोई ना कोई दूसरे तरह का नैरेटिव चला रहे हैं, और जो नैरेटिव स्वीकार नहीं होता। फिल्म देखिए, अपने देश की फिल्म है, भारत की फिल्म है, तो भारत की बात तो करेगी, और पाकिस्तान के खिलाफ तो बात करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हम युद्ध जब होता है तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ये मत करो, ऐसा कभी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो उसमें कोई नहीं वो, और उसमें कई बार क्या होता है कि कमर्शियली जब लोगों को लगने लगता है ना, क्योंकि इसका बड़ा मार्केट भी है फिल्म का, तो कमर्शियली जब उनको लगने लगता है कि यार ये तो ज़्यादा कमा रही है, तो उसकी आलोचना कैसे करो, बिठाएं कैसे? ये तो पब्लिक भी बहुत ज़्यादा देख रही है इसको, 3-3.5 घंटे की फिल्म है, पब्लिक उठ नहीं रही है, तो ये क्या कर दिया, तो इसकी आलोचना करो तो शायद पब्लिक उठ जाए। तो बहुत सारे लोगों से कोशिश की उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने जो एक अलग तरह का नैरेटिव देश में चलाते हैं, और वो कोशिश बहुत की उन्होंने, लेकिन वो उनका नैरेटिव जो था धराशाही हो गया। और हमारा जो देश का नैरेटिव है कि हम भारत हैं, ये नैरेटिव स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है कि हम भारत हैं। मुस्लिम, उसमें हमने मुस्लिम का क्या बोला? हमने एक बोला कि एक कम्युनिटी है, एक चंद लोग हैं जो धर्म के नाम पे तानाशाही करते हैं, लोगों को मारते हैं। नहीं, उसमें भी देखिए, फिर आप ये देखिए कि संदर्भ क्या है, पाकिस्तान है। उसमें कहीं पर भी किसी धर्म को लेकर कोई बात नहीं बोली गई है। पाकिस्तान की बात की गई, और पाकिस्तान की भी वो बात की गई है जो साफ साफ है। और हमारे यहाँ किस तरह से जो चीज़ें हुई हैं भारत में भी, है ना, कि जैसे उसमें भी वो जो माधवन का एक संवाद है ना कि हमें जो गद्दार हैं वो हमारे देश में ही सबसे बड़े दुश्मन इंडिया के देश के अंदर गद्दार ही हैं, वो दुश्मन भी हैं। क्योंकि भाई आप कागज़ अगर वहीं से खरीद रहे हो जहाँ से पाकिस्तान भी खरीद रहा, तो उनको ये सहूलियत दे रहे हो कि नोट बड़े आसानी से छप जाएंगे, है ना। फिर हमारे यहाँ से प्लेट चली जा रही है, तो वो कौन दे रहा? तो वो तो बहुत बड़ी गद्दारी थी। उस गद्दारी पर एक्शन होना चाहिए, तो क्या हुआ? अब जैसे एक आतंकवादी होता है, ये तो उसी तरह का काम हो गया ना, देशद्रोही। ये वो फिल्म रिवील करती है, और इसलिए ये भारत के नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करती है। अब ऋतिक सर बोल रहे हैं जो उनने कमेंट किया, और इसमें बड़ी बात, ऑडियंस को तो कुछ लगा नहीं, ऑडियंस को तो अच्छी लगी, आपके विंग वालों को क्यों लग रही है? और हमारी मूवी ने, धुरंधर ने, ऐसा तो नहीं दिखाया कि विलन जो है वो एक्स रॉ एजेंट ही है, जो बहुत सारी स्पाई मूवी करती है कि कुछ पैसों की वजह से, जो सच होता नहीं फिक्शनल करते हैं कि हमारा रॉ एजेंट है, हमारे आदमी ने धोखा दे दिया। इसमें गलत नहीं है क्या? नहीं, मेरा ये कहना है कि जो उनने बोला ऋतिक जी ने, दरअसल लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया इस समय बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है, तो हम उस पर बोल देंगे वायरल हो जाएगा, लोगों का डिटैचमेंट हो जाएगा फिल्म से। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अब जनता जो है वो सोशल मीडिया ने उसको बहुत जागरूक कर रखा है। मतलब आप सोचो कि आज गांव की एक छोटी सी घटना होगी, वो भी 10 सेकंड के अंदर वायरल हो जाएगी। तो उसके क्या, फिल्म के जो शॉर्ट्स हैं, फिल्म की जो बातें हैं, फिल्म में जो कंटेंट है, फिल्म में कौन एक्टर है, ये वायरल नहीं हो रहा है क्या? और फिर जब जिज्ञासा होती तो आदमी तय करता है जाकर ना, कि वो देख कर तय करेगा कि फिल्म कैसी है। किसी के कहने पर कोई भी तय नहीं करता। कि मैं किसी को भी मान लीजिए कहने लग जाऊँ, गाली बकने लग जाऊँ, तो आदमी आजकल तय नहीं करता, क्योंकि बदल का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। सोशल मीडिया दिखा देता है, वो दिखता है, और वो पूरे उसके बाइट्स भी आ जाती हैं कि इसने ये बोला, तो उससे समझ में आ जाता है कि हाँ ये गलत है, ये सही है। और धुरंधर में ऐसा नहीं हुआ, जो दूसरी मूवी जो इनकी आती है कि पीआर ये खुद ही करवाते, खुद ही क्लिप डलवाते कि अच्छी। धुरंधर में जो लोकल ऑडियंस है उनने पीआर करी, उनने क्लिप डाली है, उनने तारीफ करी है। धुरंधर ने तो बहुत, अगर आप देखेंगे जब टीज़र या ट्रेलर भी आए थे, तो जबकि अमूमन ये होता है कि कोई शो में जाते हैं, कुछ करते हैं, उसका पहले से 1 महीने पहले से प्रमोशन चालू हो जाता है, वो सब कुछ भी नहीं था। सिर्फ यूट्यूब पे और उस पर देख दो, और मेरे ख्याल से फेसबुक पे तो था ही नहीं, खास तरह से यूट्यूब पे था और इंस्टाग्राम पर होगा।
ऑडियंस नहीं लाया सर इंस्टा तो पे। बस वो भी उतना ही किया था, और वो जब लोगों ने देखना शुरू किया तो वो फिर क्या है ना कि जनता के आगे कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं टिकता। जनता के आगे कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी शक्तियां धराशायी हो जाती है, तो हम तो जनता भगवान है उसको मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है सर कि बॉलीवुड बाहर से तो बहुत ग्लैमरस दिखता है कि बहुत ग्लैमर है, बट अंदर ही अंदर बहुत कहीं जगह बहुत छोटी सोच है, कंजर्वेटिव है। हमने ये देखा, ये देख रहे हैं हम। कोई बड़ी पिक्चर आ रही है, अगर आउटसाइडर कोई बाहर के नए डायरेक्टर ने बनाई है तो फिर उसकी आलोचना करना है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास कंटेंट की कमी है। रिस्क नहीं लेना चाहते, जैसे रिस्क आपने नहीं बोला। लेना चाहते, एक। दूसरा, जो कहते हैं कि पहले के जो पुराने डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो वो फिल्म बनाते थे, एक पैशन होता था उनका। अभी फिल्म पहले टेबल पर बनती है, पैसा नहीं, आप बिजनेस देखते तो प्रॉफिट। पहले वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ओवरसीज़ में क्या हो, तो क्या- ओवरसीज़ के लिए क्या डाला जाए इसमें, इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, ऐसे पहले होता था। भाई एक कहानी है, पहले तो आप कहानी ढूंढो। जब कहानी ढूंढ लोगे तो फिर उसकी इकोनॉमी आपको उसको ढूंढो, फिर वो कहाँ से लाओगे। लेकिन उसमें मत फंसो, कहानी बनाओगे कैसे, कहानी प्रेजेंट कैसे करोगे, इस पर होना चाहिए। वो थोड़ी सी एक कमी इंडस्ट्री में आई है, और उसी कारण से जो एक लंबा गैप रहा है कोरोना के बाद अगर देखेंगे तो ये पहली आई है फिल्म धुरंधर जिसने सारी चीज़ों को, सारे मिथ को तोड़ दिया है। पिक्चर अच्छी हो तो सर इकोनॉमिक टेंशन रहती नहीं कि अगर पिक्चर अच्छी है, ऑडियंस को पसंद आए तो कैसे नहीं करके हिट होएगी और मूवी पैसा कमा लेगी। देखिए, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है ना फिल्म हाँ। का, मेन थोड़ी है। मेन थोड़ी ना है। पर आपने प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं बनाया है तो उसके बाई प्रोडक्ट की आशा कैसे करोगे आप। तो पहले तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, हुआ। हर स्तर पर अच्छा हो, तो फिर आपको उसको सोचने की जरूरत थोड़ी है। वो तो मिलेगा। ऑडियंस खुद ही PR कर देगी, खुद ही आपका बना आ देगी। जाएगी। पीआर करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो खुद देखेगी देखेगी वो तो खुद आप अपनी तरफ से करेगी ऑडियंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपका धुरंधर मूवी में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि धुरंधर में एक से बढ़कर एक धुरंधर एक्टर है जिनके साथ आपने स्क्रीन शेयर करी, तो थोड़ा सा नर्वसनेस लगती है कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करना, और कैसा एक्सपीरियंस रहता है? नहीं, एक तो मैं बता दूं कि मेरी उम्र हो गई 63 साल। मतलब देखने में हो सकता है कि शायद मैं थोड़ी कम उम्र का लगूं, लेकिन 63 साल का हो चुका हूं। जब 63 साल के हो जाते हैं तो फिर क्या है, ये भय और ये सब जो होता है ना, वो सब खत्म हो जाता है। और फिर चूंकि एक एक्सपीरियंस भी है मेरा 40-45 साल का, प्रभु की कृपा से स्वस्थ भी हूँ और अच्छा अनुभव है, तो वहाँ जब सेट पे जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि जो बड़े वेल नोन एक्टर्स हैं, लाइक अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, है ना, इनके साथ हम काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन कोई ऐसा कॉन्शियस नहीं होते अब, क्योंकि अब उस कहते नहीं जोन से हट गए। हाँ, वो उस जोन से हट चुके हैं। ये अच्छा लगता है कि हाँ, और उसमें मज़ा भी आता है कि यार ये भी अच्छा एक्टर है, तो अब मैं बोलूँगा, मैं कैसे बोलूँगा। हेल्दी तो कंपटीशन। एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है कि ठीक है ये, और वो भी डिपेंड करता है कि डायरेक्टर उतना हमको फुटेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। काम निकल रहा है। फुटेज नहीं देगा तो फिर ठीक है, जैसे हम करेंगे, पर फुटेज देता है तो फिर अपना परफॉर्म करते हैं, तो वो फियर होता नहीं है। मतलब आप कोई भी एक्टर सामने आ जाए, वो फियर खत्म हो चुका है। तो वो जो यंगस्टर एक्टर होते हैं जो अभी नए नए जा रहे हैं और ऐसा रोल कई बड़े एक्टर के साथ मिल जाता है, तो उनको ये फियर हो सकता है। मुझे उस तरह का फियर अब होता नहीं है कभी भी। सर, सेट की बात हो ही गई है, तो धुरंधर का कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस, आपका वाकया जो आप शेयर करना चाहते हैं हमसे? नहीं, वाकया बस वहाँ पर ऐसा कि पहली बार जिंदगी में, अभी तक मतलब बहुत 8-9 फिल्में हो चुकी हैं मेरी, कर चुका हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग अमृतसर में शूट कर रहे थे और सुबह से लगभग शूट कर रहे थे, तो काफ़ी समय हो चुका था, गर्मी बहुत थी वहाँ पर। तो रात के समय करीब 10-10:30 की बात होगी, रणवीर सिंह के साथ एक सीन है मेरा, तो वो कर रहा था, उसमें बड़ी एनर्जी लग रही थी, बहुत ताकत लग रही थी। वो डिफ़िकल्ट सीन भी था वो, तो वो 3 बार 4 बार 5 बार हो चुका। तो वो उसके बाद उन्होंने कहा कि आदित्य ने कहा कि थोड़ा सा दूसरे एंगल से लेते, तो उठा मैं, और पता नहीं क्या हुआ, मैं थोड़ा चला तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। तो उम्र का तकाजा भी हो सकता है, पता नहीं, भगवान जाने क्या होगा। तो मैं चला और शायद मैंने किसी से कहा कि आई वांट टेक सम रेस्ट, ऐसा बस कहा, मुझे याद नहीं है, तो मैं फेंट होकर गिर पड़ा। पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहा कि मैं गिरा हूँ, और फिर मुझे ऐसा लगा कि वो लोग उठा रहे हैं, उसमें सब शामिल थे, आदित्य धर भी, रणवीर सिंह भी वहीं थे, बाकी पूरा क्रू था, सब उठाया मुझे। और वहाँ इंसिडेंटली एक पलंग भी था, क्योंकि वो सीन ऐसे ही था, पलंग पे ही हो रहा था। फिर उठाया उन्होंने, पैर ऊपर किए, बोले सर क्या हो गया आपको? तो मैंने कहा पता नहीं है, पहली बार ज़िंदगी में हुआ, तो मुझे भी नहीं पता क्या हो गया।
मैंने कहा ऐसा चक्कर जैसा आया और बेहोश हो गया। तो बोले नहीं नहीं सर, अपन इसको अब थोड़ा सा रोकते हैं, आप कर पाओगे? मैंने कहा नहीं नहीं करेंगे, सीन तो आज मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि रात में मेरी 4 बजे ट्रेन थी अमृतसर से। तो फिर वो रणवीर सिंह ने कहा कि भाई लगता है सर आपकी शुगर लो हो गई है, चॉकलेट खा लो आप। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो शुगर है, उसकी बॉर्डर पे पहुंच चुका हूँ, फिर भी मैं खा लेता हूँ। वो बड़े प्यार से दी रणवीर सिंह ने, तो चॉकलेट वॉकलेट खाई। फिर राजधर ने कहा कि आप कुछ देर रेस्ट कर लें, हम थोड़ा सा दूसरा कुछ काम कर लेते हैं, फिर आपके सीन करेंगे। तो फिर मैं वैनिटी वैन में मैंने आराम किया आधे घंटे तक लगभग, फिर वापस आया और फिर सीन किया। तो वो फिर चूँकि वो डमी कास्टिंग भी रहती है हम लोगों की, तो वो सीन फिर से वो हुआ। तो मैंने कहा वो विग्रस हो चुका था, 4-5 शॉट हो चुके थे उसके, था काफ़ी मटेरियल था। तो मैंने कहा आप देखो मैं बहुत थक गया हूँ, तो आप या तो मेरे कर लो। तो फिर रणवीर सिंह ने खुद कहा कि सर के क्लोजअप पहले कर लो आप, मेरे बाद में कर लेना। तो फिर मेरे क्लोजअप कंप्लीट हुए और उसके बाद वहाँ से मैं करीब लगभग 12:30-1 के आसपास निकला हूँगा रात में, और 4 बजे अमृतसर से मेरी भोपाल के लिए ट्रेन थी। तो ये एक वाक़या था वहाँ का, लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने कोऑपरेट किया वो बहुत अपने आप में बहुत अद्भुत था। तो वो एक स्मरण है या स्मृति में आ गया है वो चीज़ कि अच्छा पहली बार हुआ मुझे, तो लगा कि मैंने कहा आज तक तो इतना काम करने के बाद कभी कुछ नहीं हुए, थिएटर भी किया, बहुत ज़्यादा किया। तो पहला एक इंसिडेंट था, जो इंसिडेंट भी था लेकिन लोगों ने बड़ा सपोर्ट भी किया उसमें।